इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं जिरगा सलीम साफी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वैसे तो चस्केदार मौज़ूआत बहुत हैं पाकिस्तानी सियासत के, यहाँ तक कि सिंथिया रिची भी इस वक्त पाकिस्तान में मीडिया का मौज़ूई बहस बन गया है। लेकिन संजीदा और अहम मौज़ूआत भी हैं, जैसा कि चीन और इंडिया का टेंशन है, अफ़गानिस्तान में होने वाली डेवलपमेंट है। लेकिन आज के जरिए में हम पाकिस्तान के और इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े मसले को मौज़ूई बहस बनाएंगे अपनी रवायत के मुताबिक। और होना तो ये चाहिए कि जब तक इस वबा पे काबू नहीं पाया जाता, जो हमारे इंसानों को निगल रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर से लेके मुझ जैसे आम शहरी तक और मीडिया की पहली तरजीह बहरहाल यही होनी चाहिए। और आज के जरिए में हमने ज़हमत दी है सेहत के लिए वज़ीर आज़म के मुशीर जनाब डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब को। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी। आप नहीं समझते कि कोरोना के बारे में इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा कंफ्यूज इंसान है तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, और जो सबसे कंफ्यूज इदारा है वो आपकी हुकूमत है? मैं देख रहा था अभी जो आप दिखा रहे थे टेलीविज़न के ऊपर, अगर आप साथ साथ उन तारीख़ों को भी याद करते रहें कि जिन तारीख़ों को वज़ीर आज़म साहब ने ये मुख्तलिफ़ चीज़ें कहीं अपने अपने वक्त के मुताबिक, उन दिनों में जो कुछ कहा जाना चाहिए था, जो उन्होंने सही समझा वो कहा। जहाँ तक कन्फ्यूजन का ताल्लुक़ है, हम लोग NCOC में डेली जब बैठ के पीछे की तरफ भी देखते हैं और आगे की तरफ भी देखते हैं और हाल को भी देखते हैं, तो चंद एक चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। उनमें से एक ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का एक मैसेज बड़ा कंसिस्टेंट रहा है शुरू से जी। वो ये कहते रहे, बिल्कुल शुरू में उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में जो एपिडेमिक है वो उस तरह नहीं है जिस तरह के यूरोप और अमेरिका के अंदर था, और ये एक हकीकत है, अब भी हकीकत है। ठीक। दूसरे उन्होंने ये कहा कि ये बढ़ेगा, और वो बढ़ता चला गया। तीसरे उन्होंने ये कहा कि लॉकडाउन हमारी ऑप्शन नहीं है, अगर कर भी लें तो उसे सस्टेन नहीं कर सकते। ये भी उन्होंने कंसिस्टेंटली कहा। लेकिन ये कहा एक कि गर्मी में इसकी शिद्दत कम हो जाएगी, वो बात गलत साबित हुई। उन्होंने क्यों कहा मैं आपको बताता हूँ। जो आप लोगों ने प्रोजेक्ट कि इस महीने में पीक आएगा, वो बात गलत साबित हुई। अच्छा, वो उन्होंने क्यों कहा जी? वो उन्होंने इसलिए कहा कि हमने उनको बताया। हमने उनको क्यों बताया? हमने उनको इसलिए बताया कि उस वक़्त जो तहकीक थी वो यही बता रही थी, प्रेडिक्शन थी कि हीट इंडेक्स जिसे कहते हैं, जो कि दो चीज़ों का मजमूआ होती है, जिसमें कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। अच्छा, इसका असर जो है, जो हमारे मौसमियाती अदारे हैं उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट स्टडीज़ की हैं, पाकिस्तान में भी की हैं, और पाकिस्तान में जो हमारा मेट डिपार्टमेंट है वो अभी भी इस चीज़ के ऊपर स्टैंड है उसका कि ख़ास तौर पे टेम्परेचर से भी ज़्यादा ह्यूमिडिटी का इसके ऊपर बहुत असर होगा। अच्छा, ह्यूमिडिटी का असर कब होगा? ह्यूमिडिटी ज़ाहिर है कि मानसून आने वाला है तो उस वक्त, लेकिन जब हमने उसका वो जिसे कहते हैं ना मल्टी वेरिएंट एनालिसिस एक चीज़ होती है कि मुख्तलिफ फैक्टर्स को जब आप देखते हैं, उसमें फिर बतदरीज जो टेम्परेचर था उसकी अहमियत कम होती चली। लेकिन डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में बहुत बड़े मेरे प्रोग्राम में मसलन इस तरह के डॉक्टर शाज़ली मंजूर, डॉक्टर सईद अख्तर, डॉक्टर ताहिर शमसी, ये सारे लोग कहते रहे इसके उलट। मसलन वो कहते रहे कि गर्मी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उससे पहले सऊदी अरब की मिसाल हमारे सामने थी। तो ये एक आप लोगों की क्या गलती नहीं है कि एक दो बंदों पे इन्हिसार करने की वजह आप लोग अगर यहाँ इन मोतबर डॉक्टरों को अपने साथ शामिल कर लेते तो बेहतर ना होता? जी देखें, हमने जिसको मुनासिब समझा, जिस स्टेज पे समझा, पाकिस्तान में जो बेस्ट माहिरीन थे उनसे हमने रब्ता। अब ताहिर शमसी की आपने बात की है, प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर मेरा तकरीबन डेली उनसे रब्ता होता है, और उसके बारे में हमारी बाज़ नुक्तों के ऊपर इख्तलाफ भी है, लेकिन हमने हमेशा एडवाइस ली है, बेस्ट एडवाइस पॉसिबल कहीं से भी। अच्छा, ये टेम्परेचर का जो आपने ख़ास तौर पे चूँकि जिक्र किया, तो ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं था,
ये मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर एक्सपर्ट्स ने इसी तरह के एनालिसिस अपनी गवर्नमेंट्स को दिए, क्योंकि उस वक्त ये, लेकिन टेम्परेचर भी सिर्फ नहीं था, 6 कम से कम ऐसी चीज़ें थीं कि जिनका मेल जोल और उनका मजमूई जो असर है इसके ऊपर, उसके बारे में बातचीत की जाती रही। आपने BCG वैक्सीन्स का सुना होगा कि क्योंकि हमें वो लगती हैं इसलिए शायद हमारी इम्यूनिटी चेंज है, वायरस चेंज हो रहा है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और हमारी जो क्या कहते हैं हमारी इम्यूनिटी जो है पाकिस्तान में लोगों की इस हवाले से, और दीगर कई इस तरह की चीज़ें मुख्तलिफ वक्त में ये चीज़ें आती रहीं और उनको हिफाजती तदाबीर में आप लोगों ने बहुत देर नहीं कर दी। मसलन मैं अभी लोग देख भी रहे होंगे, हमारे एक दोस्त है पुलिस ऑफिसर है अकबर नासिर ख़ान, उन्होंने जब चीन में सिर्फ 400 केस डिटेक्ट हुए, उनका ट्वीट आया था कि पाकिस्तान को इंतज़ाम करना चाहिए यहाँ पे। और मैं बड़ी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत उससे पहले मैं यहाँ इस पे प्रोग्राम कर चुका कि ये हम मौजज़ाना तौर पर बचे हुए हैं कि एक तरफ चीन और एक तरफ ईरान। उसमें हुकूमत से बड़ी गफलत नहीं हुई, खुसूसन ताफ्तान की? नहीं, मैं नहीं समझता सलीम साफ़ी साहब, और मैं बड़ी ध्यानदारी से आपको ये बात बता रहा हूँ। पाकिस्तान में अब तक जो केसेस हुए हैं इनमें मतलब 1,70,000 के करीब, इनमें एक केस भी हमें ऐसा नहीं मिला अभी तक कि जिसकी चाइना की हिस्ट्री हो। हमने इतनी नहीं, मैं ताफ्तान की, ईरान की बात कर रहा हूँ। आपने पहले चाइना की भी बात की ना, आपने जिक्र किया कि 4, इसलिए कि हमने इतना अच्छा चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट किया। उनका चूँकि इंतज़ाम अच्छा था, वहाँ से कोई पाकिस्तान नहीं आ सकता था जब तक उसे वो, चाहे उनका अपना शहरी हो, 14 दिन तक वहाँ क्वारंटाइन करते थे। यहाँ जब आते थे जो उनके स्टेट कंपनीज़ के यहाँ पे 50,000 के करीब चीनी है, फिर यहाँ पे आके उनको 14 दिन का क्वारंटाइन करवाते थे वो, और हमने ये कोऑर्डिनेट किया। लेकिन व्हेन इट केम टू ईरान, ईरान के अंदर जिस तरह वुहान चाइना के अंदर था, कुम जो था वो शहर वो ईरान के अंदर, वो उसका एपी सेंटर बन गया। हमारे ज़ायरीन जो थे वो सारे 100% ज़ायरीन वहाँ ज़रूर जाते थे। ठीक, वहाँ से जब वो वापस आते तो मशहद से होते हुए फिर वो तफ्तान पहुँचते। ये कोई 1400 किलोमीटर की बेल्ट है जिसके अंदर कई रातें भी आती हैं, लोग स्टे भी करते हैं, इकट्ठे रहते हैं, और फिर वो तफ्तान। उस वक्त ईरानियन गवर्नमेंट जो है वो बड़ी अंडर प्रेशर थी। एक तो उनको सैंक्शंस का, दूसरी चीज़ें कि वो ताफ्तान में जो क्वारंटाइन आप लोगों ने बनाया, उसी तरफ आ रहा हूँ। एक स्टेज ऐसी आई कि ईरान ने अपने जो पाकिस्तानी ज़ायरीन थे उनको पाकिस्तान की सरहद की तरफ पुश किया, अपना गेट खोला और उसके बाद बंद कर लिया। अच्छा, और अब हमारे पास क्या चॉइस थी? हमारे पास, हम उन्हें नो मैन्स लैंड में तो नहीं रख सकते। हमने उनको जैसे भी वहाँ पे हालात थे उधर वहाँ रखा। एक हमारी जो सदर्न कमांड है उसकी मदद से, आर्मी की मदद से बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल ऑपरेशन किया और वहाँ पे जो कुछ पहुँचाया जा सकता था पहुँचाया, लेकिन इट वाज नॉट एन आइडियल क्वारंटाइन। ठीक है, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या किया? एक्चुअली जहाँ बहुत बड़ी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना तफ्तान के बारे में, वो मैं ज़रा आज क्लियर कर दूँ। वहाँ से जब ये हमने वहाँ पे सिलसिला शुरू किया और हमें अंदाज़ा हो गया कि एक तो ये पीछे से वायरस लेके आए हैं, इकट्ठे मतलब रहते रहे हैं, सफ़र किए हैं, अब यहाँ आके रह रहे हैं, तो ये इनमें पॉजिटिविटी बहुत हाई होगी। ठीक है, और इन्होंने एक दूसरे को कंटेमिनेट भी किया होगा। तो उसके लिए फिर हमने उनको वहाँ से निकलने नहीं दिया उस वक़्त तक, जब तक कि हमने सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ ऐसा इंतज़ाम नहीं कर लिया कि उनको मखसूस बसों में बिठा के मखसूस सिक्योरिटी के साथ। डॉक्टर साहब, ज़ायरीन को तो आप लोगों ने क्वारंटाइन कर लिया। मेरी बात, अच्छा, आप खुद फरमा रहे हैं कि वो क्वारंटाइन भी कोई आइडियल नहीं था जी, लेकिन कई लोगों को आप लोगों ने, जिसमें ट्रेडर्स थे, जिसमें कुछ VIPs थे, मेरे पास वहाँ के कमिश्नर का लेटर मौजूद है, अभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जिसमें वो कह रहे हैं कि इतने लोग बग़ैर क्वारंटाइन के और बग़ैर उसके फेडरल गवर्नमेंट के कहने पे उनको जाने दिया गया। मुझे ये फेडरल गवर्नमेंट में वाला कौन था जिसने ये किया? आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, एब्सोल्युटली आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। कमिश्नर का ख़त जो उन्होंने अपने बलूचिस्तान के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को लिखा है। मैं चूँकि मैं इसका प्रिवी नहीं हूँ इसलिए मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जिस दिन
मैं एक्चुअली वहाँ मैंने फर्स्ट जो पेशेंट पाकिस्तान में था 26 फरवरी को, उसका मैंने कोयटा से ऐलान किया था, अगर आपको याद हो। तो वो मैं गया इसलिए हुआ था कि मैं तफ्तान गया था, और तफ्तान मैंने जो सूरत हाल देखी थी उसके बाद फौरी कुछ डिसीजंस किए थे, जिनमें एक डिसीजन ये था कि जो भी हो सकता है हम क्वारंटाइन को इम्प्रूव करें, फिर भी वो आइडियल ना बन सका। दूसरे, ये आपने किस तारीख को किया था? 27 फरवरी को। 27 फरवरी को, अच्छा 26 फरवरी को। और प्रेसिडेंट ने या हमारी हुकूमत ने सोशल डिस्टेंसिंग का जो नसीहत थी, फैसला भी नहीं था, ये कितने अरसे बाद किया? ये इतनी ताख़ीर उसमें क्यों हुई? मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली डेट्स का, लेकिन काफ़ी दिनों बाद हुआ ना। होना ये नहीं चाहिए था कि पहले दिन फिर फेडरल गवर्नमेंट सदर, ठीक है, अगर एक तो ये कि इतलाक होना चाहिए था, लेकिन वो नासिहाना चीज़ जो थी मैं इसका भी जवाब देता हूँ आपको, लेकिन मुझे पहले ज़रा वो बात मुकम्मल कर लेने दें। मैं समझाना चाहता हूँ आज, वो जब हमने ये फ़ैसला कर लिया कि वहाँ पे क्वारंटाइन ठीक नहीं था, तो उसके बाद जितने ज़ायरीन आए वो सूबाई हुकूमतों के हवाले बहफाजत उनको किया गया। वहाँ उनके टेस्ट हुए, जिनके पॉजिटिव थे उनको 14 दिन के लिए उन क्वारंटाइन्स के अंदर रखा गया, जो नेगेटिव थे उनको घरों में भेजा गया, और उनको भी ये कहा गया कि उन्होंने होम क्वारंटाइन करना है। देयर इज़ नॉट ए सिंगल ज़ायर उस दिन के बाद कि जिसके बारे में हमें ये मालूम नहीं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और अगर वो पॉजिटिव है तो उसकी वजह से हमने डिजीज़ फैलने नहीं दी पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, ये काम जो मैंने और आपने आज किया हुआ है, जी मास्क का, इस पे तो ना स्टेट का खर्चा आता था ना और कुछ था। ये हुकूमत जो आज लाजमी करार दे रही है, आपकी हुकूमत ने इसको 2-3 महीने पहले क्यों नहीं किया? एविडेंस जब हमें ये आया कि इसके बारे में भी मुख्तलिफ आरा थी, फ्रेंकली स्पीकिंग, कि मास्क पहनने का किस हद तक फ़ायदा है और किस हद तक फ़ायदा नहीं। हर्ज तो कोई नहीं था ना, नुकसान तो कोई नहीं था। नुकसान यानी एक लिहाज से था भी कि जब आप मैंडेटरी कर दें, लोगों को ख़रीद के पहनना पड़ेगा या उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत गुर्बत है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि जब ये कंक्लूसिव एविडेंस आ गया, मैं आपको बिल्कुल अंदर की बात बता रहा हूँ, जब इसका कंक्लूसिव एविडेंस आ गया कि 40 से 60% तक सिर्फ मास्क, और किसी किस्म का मास्क, सिर्फ ये मास्क नहीं, N95 नहीं, इवन कपड़े का मास्क, CDC तो कुछ अरसे से ये कह रहा था, लेकिन जब WHO ने भी ये कहना शुरू किया तो आई मेड दिस रिकमेंडेशन टू द प्राइम मिनिस्टर। हमने कहा जी, अब कब की बात है ये? जब हमने मैंडेटरी अनाउंस किया, डेट मुझे अब याद नहीं, लेकिन उसके बाद भी प्राइम मिनिस्टर कई मरतबा उस रोज़ आई साइड क्वार्टर का आप देखें कि आर्मी चीफ ने पहना हुआ है, डीजे मुझे खुद कई दफ़ा भूल जाता है जी, भूल जाता है बंदा, लेकिन फिर उन्होंने, आप रोल मॉडल है कौम के लिए। जब ये मैंने रिकमेंडेशन की और इसके ऊपर फैसला हो गया, तो उसके बाद जो उसी दिन उन्होंने ब्रीफिंग की, तो पहली दफ़ा उन्होंने मास्क पहना हुआ था, आपको याद होगा जी। जब उन्होंने थोड़ी देर पहना, फिर उतार के, तो फिर बातचीत शुरू कर दी। उसके बाद अब तो मास्क मैंडेटरी है ना? बिल्कुल मैंडेटरी है। अच्छा, काबिल दस्तंदाजी पुलिस भी है जी, ये बात हमने छोड़ दी है सूबों के ऊपर, वो जैसे इसको करना चाहते हैं। लेकिन आपकी एडवाइस तो यही है ना जी कि इस्लामाबाद में तो कर सकते हैं कि लोगों को पाबंद किया जाए। इस्लामाबाद में तो कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, और कर रहे हैं। हाँ, इस्लामाबाद में है अभी काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म है। वो एक्चुअली हमारे यहाँ के जो DC थे, इन्होंने तो सबसे पहले उसको अनाउंस कर दिया था। ठीक, नाजरीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे तो कोरोना के हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू होगी। डॉक्टर साहब के साथ हमारे साथ रहिए। हमारे साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब। डॉक्टर साहब, ये मेरे सामने ये जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के वो ग्राफ्स हैं। इसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तान का मुसलसल ऊपर जा रहा है। इस वक्त दुनिया के किसी भी मुल्क ने अगर लॉकडाउन नरम किया है तो वो वही है कि जिनका ग्राफ नीचे आ गया है, वो भी नरम हो गया है। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को ये लॉकडाउन कोई नवाज शरीफ या जरदारी तो नहीं है, इससे हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने एलर्जिक क्यों हैं और सारी दुनिया के उलट काम हमने क्यों किया? एलर्जिक तो मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, उनका एक अपना तज्जिया है और उनका अपना ख्याल है, और उनका ख्याल जो है वो शेप होता है
हमारी एडवाइस के साथ। हाँ। मैं दोबारा ये कहता हूँ, देखें किसी भी मुल्क के अंदर आउटब्रेक जो है उसको एग्जैक्टली दूसरे किसी भी कंट्री के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। जो अभी अगर आप ग्राफ देखें, हम इसको डेली देखते हैं कि यूरोप, अमेरिका, साउथ एशिया, अफ्रीका, इनके अंदर आउटब्रेक कैसे चल रहा है। तो एक महीन सी ग्रे कलर की बैंड है जो कि एशिया का है, और उसके ऊपर बहुत बड़ा बैंड जो है वो यूरोप का है और अमेरिका का है। जिस तरीके से अनफोल्ड हुआ ये आउटब्रेक यूरोप और अमेरिका के अंदर, साउथ एशिया में वैसे नहीं हुआ। यहाँ पे इसका करैक्टर डिफरेंट रहा। ये लो एंड स्लो हम इसको कहते हैं कि बतदरीज, और वो देखें आपको मालूम है कि अमेरिका के अंदर कितनी डेथ्स हुई हैं जी, 1.5 लाख के करीब। उसकी वजह ये है कि अमेरिका के सदर ने भी गैर संजीदा लिया। जिस मुल्क की क़यादत कन्फ्यूज़ रही, बरतानिया, इटली, स्वीडन, अमेरिका, उनका यही हशर हुआ जो पाकिस्तान का हो रहा है। जिस मुल्क की क़यादत पहले दिन से यकसू रही, हम अगर चाइनीज़, आप कह रहे थे कि चाइनीज़ हमारे दोस्त भी हैं, आउटलायर जी, चाइना की बात ना तो करें। हमने चाइना को क्यों फॉलो नहीं किया? इसलिए कि चाइना चाइना है और पाकिस्तान पाकिस्तान है। इसका सिंपल जवाब ये है, उनकी माशरत, उनका पॉलिटिकल सिस्टम, उनकी मईशत, दीज आर एंटायर, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। क्यों कोई भी दूसरा मुल्क चाइना को कॉपी, पाकिस्तान को छोड़े, क्यों कोई भी दूसरा मुल्क उसको कॉपी नहीं कर सकता? लेकिन डॉक्टर साहब, पाकिस्तान जितनी सेहत की नाकाफ़ी सहूलियात और हस्पतालों की बुरी हालत तो इन ममालिक में से किसी की भी नहीं है ना। अगर हमारे पास हेल्थ की फैसिलिटी ज़्यादा होती तो चलो हम पे लॉकडाउन का रेस्ट सबसे अच्छी कहाँ पे है और सबसे ज़्यादा खर्च कौन करता है? अमेरिका। हाँ, 14 से 18% ऑफ GDP दे स्पेंड ऑन हेल्थ। दुनिया का सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं। हाँ। और वहाँ पे क्या हशर हुआ? तो यही तो मैं कह रहा हूँ। तो अगर नहीं, लेकिन अगर, इसका सिर्फ ये इसका सिर्फ लॉकडाउन से ताल्लुक नहीं है। अमेरिका जैसा मुल्क वो लॉकडाउन पे मजबूर हो रहा है इतनी हेल्थ फैसिलिटीज़ होने के बावजूद, तो हम जिसके अस्पतालों की इतनी बुरी हालत है तो हम क्यों ना करें? अच्छा, एक तो मैं ये अर्ज़ कर दूं, और इसके ऊपर भी स्टडीज़ हैं। आपने जॉन हॉपकिंस का जिक्र किया है, इसके ऊपर भी बहुत सारी स्टडीज़ हैं कि लॉकडाउन का क्या इफ़ेक्ट होता है और क्या नहीं होता, और किस लॉकडाउन का कितना इफ़ेक्ट होता है। एक बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का शुरू से ये ख्याल, आप कह रहे थे ना कि कन्फ्यूजन, कंसिस्टेंटली उनका ये ख्याल है शुरू से कि पाकिस्तान में आपको ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि आपने लोगों को गुर्बत की वजह से मरने देना है या बीमारी की वजह से मरने देना है। डॉक्टर साहब, इसमें डॉक्टर वो कहते हैं भूख। जी जी। अभी तक जब से ये मसला हुआ है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कल्चर की वजह से भूख नहीं है। अभी तक भूख की वजह से कितने डेथ रिपोर्ट हुए और कोरोना की वजह से कितने हुए? भूख की वजह से डेथ्स रिपोर्ट नहीं होती, एक बात। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि किस और मुल्क ने ऐसे किया, इंडिया की एग्जांपल दे ले, और इंडिया में अब क्या हो रहा है। देखें, बात ये है कि आपको पॉलिसी चॉइसेस करनी पड़ती हैं, टफ पॉलिसी चॉइसेस है। अच्छा, लेकिन आपको चॉइस ये करनी पड़ती है कि आप कोई ऐसा इकदाम अगर करें जिसकी वजह से लोग ज़्यादा मुतासर हों और आप उसे मेंटेन भी ना रख सकें। नहीं, तो जब आपने लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना था तो फिर तो हर अस्पताल को और हर डॉक्टर को तो वेल इक्विप्ड करना चाहिए, तो और सबसे ज़्यादा तवज्जो तो उस पर देनी चाहिए थी ना। जी, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और जो हमारी 4 पिलर्स हैं इस वक्त हमारी स्ट्रेटजी के, उनमें सेकंड नंबर पे यही है कि हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम को जिस कदर जो उसकी हालत है उस पे जिस कदर उसको रीइंफोर्स कर सकते हैं वो करें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक थोड़ा सा, एक तो आप लोगों के पास जो सरकारी रिपोर्ट आती है, जो सरकारी अफसरान बनाते हैं, एक उसका, एक हमारा जाविया है देखने का। मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा, लेकिन मैं आपको इस वक्त सूरत हाल बताता हूँ कि मुख्तलिफ़ शहरों में हमारे रिपोर्टर्स के नज़दीक जो है क्या सूरत हाल है। लाहौर का मुलाहिज़ा कीजिए जी। महकमा सेहत पंजाब की जानिब से कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद, अमवात और सेहत याबी के हवाले से रोजाना एदादो शुमार जारी किए जाते हैं। इन एदादो शुमार के मुताबिक
18 जून तक लाहौर में मजमूई तौर पर 117 मरीज आईसीयू में ज़ेरे इलाज हैं, जबकि 101 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं, जबकि निजी अस्पतालों में 87 मरीज आईसीयू और 24 वेंटिलेटर पर हैं। जिनाह अस्पताल की हाई डिपेंडेंसी यूनिट में तमाम 45 और जनरल अस्पताल के तमाम 20 बेड फुल हैं। इन यूनिट्स में रखे गए तमाम मरीज ऑक्सीजन पर हैं। पाकिस्तान लिवर एंड किडनी इंस्टीट्यूट के एचडीयू में सिर्फ 16 बेड कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस हैं। इनमें से सिर्फ 2 खाली हैं। सरकारी दादोशुमार के मुताबिक शहर के सिर्फ 9 सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स मुहैया किए गए हैं, जिनमें से 4 अस्पताल ऐसे हैं जहां नए मरीजों के लिए वेंटिलेटर मौजूद नहीं। मेयो हॉस्पिटल की 50 में से सिर्फ 6 और पीकेएलआई में 5 वेंटिलेटर मशीनें खाली हैं। महकमा सेहत पंजाब कोरोना के हवाले से अपने इक़दामात से मुतमिन है। 2419 बेड एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम वाले पेशेंट के लिए, कोरोना पेशेंट के लिए मुख्तसिस हैं, उनमें से 1276 इस वक्त खाली पड़े हैं। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में हाई डिपेंडेंसी यूनिट के लिए 246 बेड एलोकेट किए गए हैं। इनमें से 66 यानी 66 इस वक्त खाली हैं और वेंटिलेटर बेड की तादाद 111 है, जिनमें से इस वक्त 74 बेड इस वक्त खाली पड़े हैं। दूसरी जानिब मरीजों के लवाहिकीन सरकारी अस्पतालों के इंतजामात से नाला हैं। अपनी वालदा को मेयो हॉस्पिटल ले गए। जब मेयो हॉस्पिटल में गए हैं तो वहाँ पे इन्होंने एमरजेंसी में ट्रीट किया मेरी वालदा को, तो इन्होंने कहा इनको जल्द से जल्द वेंटिलेटर की ज़रूरत है। और जब हम वेंटिलेटर की तरफ हुए तो वेंटिलेटर का रेंज ही नहीं था हो रहा। हम कोरोना वार्ड में गए, हमसे उन्होंने पैसे मांगे हैं, हमने उनको फ्रूट देना था, मोबाइल देना था, आगे उन्होंने हमसे 500-500 रुपये लिए एक चीज़ देने के लिए। आगे मरीज़ को फिर हमें मिलने नहीं दिया और मरीज़ के पास चीज़ें गई हैं नहीं, हमें नहीं पता। कोरोना वायरस से मुतासर अफराद का कहना है कि सरकारी अस्पतालों की हालत ज़ार तो सबके सामने है, अब तो वहाँ जगह भी नहीं बची। प्राइवेट अस्पताल इतने महंगे हैं कि वहाँ से इलाज कराना मुमकिन ही नहीं। गरीब मरीज क्या करे। प्रोग्राम जिरगा के लिए उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपको पेशावर जहाँ तब्दीली 7 साल से आई हुई है और वहाँ के हेल्थ को अमलन डॉक्टर नौशेरवान बरकी साहब देख रहे हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है, तो शीबा हैदर की रिपोर्ट आप मुलाहिजा कीजिए। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 20,000 से तजावज कर चुकी है। केसेस में इजाफे की बड़ी वजह बीमारी का मकामी तौर पर फैलाव है। नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि सूबे के सबसे बड़े लीडिंग अस्पताल इंतजामिया ने अगले हफ्तों में ज्यादा कोरोना मरीजों का खदशा जाहिर करते हुए तिबी अमले को किसी भी वक्त मुख्तसर नोटिस पर ड्यूटी पर तलब करने के हवाले से आगाह कर दिया है। खैबर टीचिंग अस्पताल में कोरोना के लिए 93 बेड्स मुख्तस हैं, जिन पर 89 मरीज जेरे इलाज हैं। अस्पताल जराये के मुताबिक सूरत हाल यही रही तो अस्पताल में मजीद मरीजों को लेना बंद कर दिया जाएगा। अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस 25 वेंटिलेटर्स पर 22 मरीज जेरे इलाज हैं। खैबर टीचिंग अस्पताल में कोरोना के 77 अफराद जाम बाग हुए। मरीजों के दबाव के बायस हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। अस्पताल में कोरोना के लिए मुख्तस 144 में से 125 बेड्स मरीजों से भर गए हैं, जबकि कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस 25 में से सिर्फ 1 वेंटिलेटर खाली रह गया है। HMC में 150 अफराद कोरोना वायरस के बायस अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। लेडी रीडिंग अस्पताल में कोरोना वायरस के बायस 175 मरीज इंतकाल कर चुके हैं, जो सूबे के किसी भी अस्पताल में कोरोना के बायस मरने वालों की सबसे ज्यादा तादाद है। LRH के डायरेक्टर डॉक्टर खालिद महसूद के मुताबिक अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 205 बेड्स मुख्तस किए गए हैं। 71 मरीज जेरे इलाज है, जबकि 44 वेंटिलेटर्स हैं, जिन पर 22 मरीज तशवीशनाक हालत में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। गुज़िश्ता 4 माह के दौरान कोरोना के 560 मरीज अस्पताल लाए गए हैं, जिनमें से 155 सेहतियाब हुए। पेशावर में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर काबू पाने के लिए जिले इंतजामिया मुतहरिक हुई है और कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए शहर के 9 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। प्रोग्राम जरगे के लिए कैमरामैन रिजवान शेख और तारिक अली के साथ शीबा हैदर, पेशावर। मैं कह रहा हूँ कि आपके सामने ज़रा रियल पिक्चर आ जाए एक सरकारी रिपोर्टों के अलावा भी, तो शहाब उमर कोयटा की सूरत हाल यहाँ पे बता रहे हैं। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस का पहला केस 10 मार्च को रिपोर्ट हुआ था और अब 100 दिन गुजरने के बाद कोरोना के 9,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पहले 50 दिनों में कोरोना के 1,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे और गुज़िश्ता सिर्फ 4 रोज़ के दौरान 1,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और इस वक्त ये वायरस सूबे के तमाम 33 अजला में पहुँच चुका है। इससे कोरोना वायरस की गंभीर होती सूरत का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सनफी एहतबार से जायज़ा लिया जाए तो रिपोर्ट होने वाले केसेस में मुतासरा मर्दों की शरह 77% और ख्वातीन की 23% है। इस वायरस से मुतासरा 100 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इनके अलावा
वायरस की अलामत के हामिल कई अफराद भी जान की बाजी हार चुके हैं। ऐसे में एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद न होने की वजह से तिब्बी माहिरीन आइंदा के हवाले से ज़्यादा गंभीर सूरत हाल की तस्वीर कशी कर रहे हैं। अब ये रेशो आप देखें कि दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और मेरा ख्याल है कि ये जुलाई तक, मिड जुलाई 10 से 15 तक 1 लाख से ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे। एक तरफ तो बलूचिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल गंभीर से गंभीर हो रही है, दूसरी जानिब अगर इस हवाले से तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया जाए तो वो कदर तसल्ली बख्श नहीं है। अब तक क्वेटा और खुशदार के अलावा 31 अजला में टेस्ट की सहूलत ही मैसर नहीं है। क्वेटा में 2 सरकारी अस्पतालों को मुकम्मल, जबकि दीगर 2 अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए वार्ड्स मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह अंदरूनी सूबा कमोबेश 20 अजला में सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए कोई खास इंतजाम नहीं। सूबे में वेंटिलेटर्स की तादाद भी 100 से कम है। इसी तरह तरबियत याफ्ता अमले की कमी का मसला भी दरपेश है, जबकि क्वेटा के 1-2 अस्पतालों में ऑक्सीजन का निज़ाम न होने के बराबर है। बलूचिस्तान में कोरोना के हवाले से तिब्बी सहूलियात के फुकदान की वजह से ज़्यादातर कोरोना के मरीज घरों में ही आइसोलेट हैं। तशवीशनाक बात तो यह भी है कि सूबे के अक्सर अजला में शहरियों को कोरोना टेस्टिंग की सहूलत ही मैसर नहीं। प्रोग्राम जिरगा के लिए शहाब उमर, क्वेटा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके शहर इस्लामाबाद की क्या हालत है, ये हमें बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अहमद सुबहान। मुल्क के तमाम बड़े शहरों की तरह वफाकी दारुल-हुकूमत के अस्पतालों में भी कोरोना वायरस के मरीजों के लिए जगह मिलना महाल हो गया। मरीज ज्यादा हैं और वसाइल इंतहाई कम। वफाकी दारुल-हुकूमत के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स में कुल 26 वेंटिलेटर्स हैं और 78 बेड कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस किए हैं। बेड कोई खाली नहीं, अलबत्ता जुम्मा की शाम तक 12 वेंटिलेटर्स दस्तयाब थे। पिम्स अस्पताल में 320 से ज्यादा मरीज जेर इलाज रह चुके हैं। अब तक तकरीबन 100 अफराद कोरोना के बायस वफात पा चुके। कोरोना वायरस ने पिम्स अस्पताल के अमले के 150 से ज्यादा अफराद को भी अपना शिकार किया। इनमें से 2 की वफात हो चुकी। इस्लामाबाद के दूसरे बड़े सरकारी अस्पताल पोली क्लिनिक में सिर्फ 4 वेंटिलेटर्स हैं और 12 बेड कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस हैं। 3 वेंटिलेटर्स फिलहाल खाली पड़े हैं, बेड कोई दस्तयाब नहीं। अब तक पोली क्लिनिक अस्पताल में 56 मरीज जेर इलाज रह चुके हैं। इनमें से 7 मरीज जान की बाजी हार गए। 100 जो है ये पॉजिटिव आए हैं और 200 में जो 56 के करीब जो हैं हमारे पास इधर एडमिट रहे हैं, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी और वेंट की ज़रूरत थी। बाकी लोगों को घर पर ही क्वारंटाइन किया था। वफाकी दारुल-हुकूमत में कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर इंतजामिया ने सेक्टर G9 के रिहायशी इलाके, तजारती मरकज कराची कंपनी, I8 और I10 के रिहायशी और तजारती इलाकों को सील कर रखा है। इन इलाकों में शहरियों के रैंडम सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत में कोरोना के फैलाव को काबू में रखने के लिए इंतजामिया स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाए हुए है। ताहम तिब्बी माहिरीन का कहना है जब तक शहरी SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं करेंगे तब तक कोरोना का फैलाव रोकना मुमकिन नहीं। प्रोग्राम जिरगा के लिए कैमरामैन शहजाद रफ़ी के साथ अहमद सुबहान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। ये डॉक्टर साहब आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में शुरू में सूरत हाल बड़ी तसल्ली बख्श थी, लेकिन अब वहाँ भी मामला ख़राब हो रहा है। आरिफ उर्फी ने रिपोर्ट किया है मुजफ्फराबाद से, आप ज़रा सुन लीजिए। आज़ाद कश्मीर में कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफे और हर गुजरते दिन के साथ वबा से निपटने के लिए दस्तयाब वसाइल सुकड़ते हुए महसूस हो रहे हैं। इस वक्त कमोबेश 500 कोरोना एक्टिव केसेस के लिए मुख्तलिफ अजला में सिर्फ 17 आइसोलेशन फैसिलिटीज मौजूद हैं, जहां पर सिर्फ 380 के लगभग कोरोना मरीजों को ही दाखिल किया जा सकता है। दस्तयाब 59 वेंटिलेटर्स में से सिर्फ 44 वेंटिलेटर्स को कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस किया गया है, जबकि इन कोरोना अस्पतालों में दाखिल अफराद की जानिब से बनाई गई वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कोरोना अस्पतालों में दस्तयाब सहूलतों के दावों की हकीकत पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी जानिब एक हफ्ते से औसतन 20 से 25 अफराद रोजाना की बुनियाद पर कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। क्लिनिकली देखें, हमारे हॉस्पिटल की हालत देखें, इस वक्त तक तो AJK में कंट्रोल है। आज़ाद कश्मीर में एक वक्त में 379 लोग हॉस्पिटल में अगर कोरोना के हों तो वो दाखिल हो सकते हैं। हमारे पास इस वक्त तक तो गुजारा चल रहा है, लेकिन अगर ये तादाद बढ़ जाती है तो ज़ाहिर है ICU की कैपेसिटी को भी हमें बढ़ाना चाहिए। जो आगे आने वाले वक्त में हमारा एक और बड़ा चैलेंज है वो ऑक्सीजन का है, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें भरपूर चाहिए होती है, जो कि वेंट से भी चाहिए होती है, और जो हाई फ्लो ऑक्सीजन हम पेशेंट्स को देते हैं उसकी ज़रूरत भी होती है। जिला मुजफ्फराबाद, जिला हटिया बाला और जिला भिम्बर को मुकम्मल, जबकि दीगर अजला में स्मार्ट लॉकडाउन करके रोजाना 500 की औसत से
रैंडम टेस्ट करके बीमारी के फैलाव को रोकने के इक़दाम किए जा रहे हैं। ताहम आज़ाद कश्मीर का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते हुए दबाव का मुकाबला करता हुआ नजर नहीं आ रहा। कैमरामैन नईम अहमद के साथ मोहम्मद आरिफ उर्फी, जियो न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। ये डॉक्टर साहब बस आखिर में ये बहुत प्यारे लोगों की प्यारी सरजमीन है गिलगित बल्तिस्तान, उसकी सूरत हाल से भी आपको आगाह करते हैं सादत अली मुजाहिद की ज़ुबानी। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 10 अजला कोरोना वायरस की लपेट में हैं और गुज़श्ता 4 माह के दौरान ये वबा तेज़ी से फैल गया है, जिसकी वजह से कोरोना के मरीज़ों के लिए कायम करंतना मराकज़ में मज़ीद मरीज़ों को रखने की गुंजाइश ख़त्म होने के करीब है, जबकि वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी के बाइस सूरत हाल अबतर हुई है। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा ताज़ा अदाद व शुमार के मुताबिक पूरे गिलगित बल्तिस्तान में अब तक 1253 मरीज़ों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिनमें से 816 मरीज़ कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हुए, जबकि 416 मरीज़ इस वक्त ज़ेर इलाज हैं और मजमूई तौर पर कोरोना के शिकार 21 मरीज़ जान की बाजी हार चुके हैं। कोरोना मरीज़ों की ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर्स भी मतलूबा सहूलियात की अदम फराहमी का एतराफ़ करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सेहत की सहूलियात का पहले ही फुकदान था। यहाँ पे हुकूमती सतह पे कोरोना के लिए कोई बहुत बड़ा अस्पताल नहीं बनाया गया। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला इस वक्त ऑक्सीजन की फराहमी का आ रहा है और ऑक्सीजन की फराहमी ना होने की वजह से कोरोना के मरीज़ों की ज़िंदगी इस वक्त ख़तरे में पड़ चुकी है। कोरोना की वजह से गिलगित बल्तिस्तान में सेहत का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है। प्रोग्राम जरगा के लिए सादत मुजाहिद, जियो न्यूज़, गिलगित। जी डॉक्टर साहब, ये अब बड़ी यानी कि अब भी हम ना घबराएं, क्योंकि ये अभी जून है। आप लोगों की प्रेडिक्शन ये है कि पीक तक हम जाएंगे जुलाई में, कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहर के माहिरीन कि हम अगस्त में जाएंगे। अभी अगर आप देखें मजमूई तौर पर किसी सूबे में, और ये हमारे सूबों के सूबाई दारुल हुकूमतों के हॉस्पिटल है, आपको पता है कि अजला में तो इससे भी बुरी हालत है। अब अगर ये सूरत हाल हो गई है तो आगे क्या होगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बात यह है कि कोविड-19 पाकिस्तान में आने से पहले पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम क्या था वो आपसे भी पोशीदा नहीं और मेरे से भी पोशीदा नहीं। पिछले कई दहाइयों में मुख्तलिफ़ हुकूमतों ने हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर जो खर्च किया वो भी आपसे भी पोशीदा नहीं और मेरे से भी पोशीदा नहीं। उस निज़ाम के ऊपर जब एक हेल्थ एमरजेंसी आ पड़ती है तो जाहिर है कि उसकी लिमिटेशंस हैं। मौजूदा वसाइल के होते हुए और फिर 18th अमेंडमेंट के बाद जब ये सारी चीज़ सूबों के पास चली गई, हेल्थ केयर और हेल्थ सर्विस प्रोविजन सोल प्रेरोगेटिव ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, और आपने देखा कि सारे सूबों को आपने दिखाया अभी। तो हैविंग सेड दिस, मैं ये कहूँगा और अप्रिशिएट करूँगा कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर तमाम सूबाई हुकूमतें, सिंध इंक्लूडेड, तमाम सूबाई हुकूमतें जो हैं वो अपने तई बेइंतहा कोशिश कर रही हैं कि जितना भी वो इसको रैंप अप कर सकें वो करें। ऑन द टॉप ऑफ इट फेडरल गवर्नमेंट, चूँकि ये एक नेशनल कैलेमिटी है, तो फेडरल गवर्नमेंट जो है जो कुछ कर सकती है हम कर रहे हैं, जिसके नतीजे में आपने सुना होगा पिछले दिन हमने प्रेस ब्रीफिंग भी की कि 2110 जो बेड्स हैं ऑक्सीजनेटेड बेड्स यानी क्रिटिकल केयर के पेशेंट्स के लिए, उनकी हमने प्लानिंग की, उनके प्लान्स सूबाई हुकूमतों से मंगवाए। इनमें से 1000 बेड जो हैं वो 30 जून तक, मतलब ये लाइटनिंग स्पीड है, 30 जून तक वो अवेलेबल हो जाएंगे मुख्तलिफ बड़े हस्पतालों के अंदर, और बाकी जो तकरीबन 1100 बेड्स हैं वो 30 जुलाई तक हो जाएंगे। ठीक डॉक्टर साहब, मैंने एक ब्रेक लेनी है तो उसके बाद आपसे मज़ीद भी गुफ्तगू करनी है। एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, ये जो आपने अभी देखा कि पहले हुकूमत लॉकडाउन ख़त्म कर रही थी, तमाम डॉक्टर्स एसोसिएशन का मुतालबा था कि ना करें, उनकी का ख़दशा दुरुस्त साबित हो गया, हुकूमत का गलत। अभी वही लोग कह रहे हैं
कि स्मार्ट लॉकडाउन हल नहीं है और मामला आउट ऑफ कंट्रोल, आपको नहीं लगता कि खुदा न खास्ता हमारे अस्पतालों की हालत आपने देख ली, ऑक्सीजन की कमी तक अभी वो सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, कि जुलाई अगस्त में खुदा न खास्ता हम इटली से बदतर सिचुएशन से दो चार होंगे? अल्लाह ना करे। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि स्मार्ट लॉकडाउन वर्सेस जनरलाइज्ड लॉकडाउन, तो हमारा ये ख्याल है जी, इसके बारे में मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं, लेकिन हमारा ये ख्याल है और कई मुल्कों में इसको अपनाया गया है। और एक्चुअली अगर आप देखें कि लॉकडाउन तकरीबन सारे मुल्कों में खुल रहा है अब, और वो खुल जब रहा है तो उसके साथ साथ वो हॉटस्पॉट लॉकडाउन कर रहे हैं, तो उसी के तहत, और ये WHO की रिकमेंडेशन। लेकिन डॉक्टर साहब वो सब वही ममालिक है जिनका ग्राफ नीचे आ रहा है ना? नहीं, वो तो इस बात को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे आउटब्रेक को आप कंपेयर नहीं कर सकते दूसरे मुल्कों के साथ। लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन की जो पॉलिसी है, ये हमारा ये ख्याल है कि मतलब कम अज़ कम 60-70% तक जो बीमारी के फैलाव को रोकने का सबब बन सकती है। 50% यानी 40 से 60% तक अगर सिर्फ मास्क का इस्तेमाल करें तो उससे बीमारी के फैलाव को रोका जा सकता है। तो इनका जो कम्बिनेशन है ना जी, SOPs में ये भी शामिल है और स्मार्ट लॉकडाउन का, अगर हम स्मार्ट लॉकडाउन सही तरीके से कर पाए, आज हमने रिव्यू किया है इस्लामाबाद के, एक मिनट, इस्लामाबाद के रिजल्ट्स को आज हमने थोड़ा सा रिव्यू किया, जो इब्तदाई रिजल्ट्स आए हैं, बड़े हौसला अफजा। और ये ऑक्सीजन की कमी के लिए आप क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन की कमी के लिए जी, ऑक्सीजन की कमी इंशाल्लाह नहीं होगी, पहली बात ये है। दूसरी बात अभी हो चुकी है? नहीं, अभी ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ तो हर चीज़ की कमी हो जाती है ना, जिसकी ज़रूरत हो उसकी कमी हो जाती है। हाँ। जिस चीज़ की इतना मतलब बदकिस्मती है हमारी, डेक्सामेथाजोन की मैं आपको एग्जांपल दूं। हाँ। डेक्सामेथाजोन मैं आपको आज बता सकता हूँ, और मेरे टेलीफोन के अंदर पड़ी है सारी डिटेल। 57 मैन्युफैक्चरर्स इंजेक्टेबल डेक्सामेथाजोन पाकिस्तान में बनाने के लिए रजिस्टर हैं ड्रैप के साथ। बहुत कम कीमत का टीका है, लेकिन द मोमेंट ये मीडिया पे बात आई कि डेक्सामेथाजोन जो है वो, और क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए, हाँ, सिर्फ क्रिटिकल पेशेंट्स, और वो हमारे डॉक्टर पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई नई दवाई 1960 से चल रही है दवाई। हाँ। आप मेडिकल स्टोर में जाएं, अब बेहतर हो गई है सूरत हाल, लेकिन आपको डेक्सामेथाजोन कंट्रोल करना कर रहे हैं जी, कर रहे हैं। लेकिन खुदारा मैं लोगों से भी इस्तदा करना चाहता हूँ कि क्यों इस कदर बेताबी और इस कदर, चीन की तरफ से डोनेट होने वाले मास्क बाजारों में बिक रहे हैं। अच्छा, ये टेस्टिंग का मामला आज तक आप लोग ना उसको क्रेडिबल बना सके, ना वो सहूलत प्रॉपर लोगों को मिल सकी, इसकी क्या वजह है? 15 मार्च को पाकिस्तान में 450 टेस्ट हुए थे डेली। पिछले 24 घंटे में 31,000 टेस्ट हुए हैं पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब हमारा रिपोर्ट सर, इसको भी तो कुछ क्रेडिट देना। 31,000 ये क्रेडिट तो आपको दे रहे हैं। 100 से ज्यादा लैब्स एस्टेब्लिश किए हैं पाकिस्तान में पिछले 3 माह के अंदर। लेकिन क्रेडिबिलिटी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जी कैट्स 2 नंबर है, एक तरह की रिपोर्ट आ जाती है। अभी अगर मैं आपको टेलीफोन पे मिलवा भी सकता हूँ, हमारे रिपोर्टर पेशावर में रसूल दावड़, टेस्ट उनका गवर्नमेंट के उसमें लिया गया था, 6 दिन से उनको रिपोर्ट नहीं मिल रही। अब देखिए अखबार वाले, आप समझते हैं कि उनका यार दोस्त भी होता है उसका, तो आम बंदे की क्या हालत होगी? इश्यूज़ हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, हम इनको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं हमने। लेकिन जो रैंप अप किया है टेस्टिंग के अंदर, ये अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन उसके अंदर मतलब हमने कैपेसिटी बढ़ा ली है, लेकिन उसकी जो ऑपरेशनलाइजेशन है उसके अंदर इश्यूज़ हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। लेकिन अब उसमें बतदरीज उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है, और ज़्यादातर लैब्स में ऐसी सूरत हाल नहीं है जहाँ बहुत ज़्यादा रश पड़ जाता है एकदम से। तो लोगों की कैपेसिटी है कि वो कितने प्रोसेस कर सकते हैं टेस्ट एक दिन के अंदर। कोई भी, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, कोई भी लैब नहीं चाहेगी कि वो उसकी बदनामी हो सिर्फ इस वजह से कि वो टेस्ट के रिजल्ट्स लेट दे। अच्छा, अभी लेटेस्ट आप लोगों की असेसमेंट क्या है कि हम पीक को कब टच करेंगे? आपने खुद फरमाया था एंड जुलाई, अर्ली अगस्त। और पीक से मुराद क्या होगा कि कितनी हलाकतें खुदा न खास्ता एवरेज होंगी?
हलाकतों के नंबर्स जो हैं वो बड़े वेरिएबल हैं, इसलिए मैं नहीं आपको वो देना चाहता, लेकिन जो केसेस हैं वो 1 मिलियन से ज़्यादा हो सकते हैं बाय एंड ऑफ जुलाई। और डेथ्स क्योंकि बाज़ जो बाहर के वो हैं वो तो बड़ी डराने वाली हैं, वो तो मिलियन में डेथ्स की बता रहे हैं। नहीं, वो ऐसी ये कतन गलत बात है, ये कतन गलत बात है। हमारे 3 ग्रुप्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो आपस में कल हमने इसको उन्होंने काम किया इसके ऊपर। लेकिन और कोई ये ऑप्शन है कि अगर ये स्मार्ट लॉकडाउन बाकी चीज़ें वो काम ना कर गई और सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो हम दोबारा मुकम्मल लॉकडाउन या कर्फ्यू की तरफ जाएं? लेकिन जी गवर्नमेंट के पास तो ऑप्शन हमेशा से होती है, और अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई तो मैं खुद रिकमेंड करूँगा कि जी हमें करना चाहिए। आपको याद होगा ईद के अगले दिन मैं टेलीविज़न के ऊपर गया और मैंने कहा जी कि अगर ये जो कुछ हो रहा है ठीक, अगर ये इसी तरह चलता रहा तो हमें शायद फुल लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब। नाजरीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को इस वबा से और इन इस तरह की दीगर वबाओं से महफूज रखे, आज के जरिए से डॉक्टर साहब के एक बार फिर शुक्रिया के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।